11 है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसका हाफ पार्ट 11th क्लास में भी था और उसका सेकंड पार्ट 12th क्लास में है, जिसको अब हम पढ़ रहे हैं। तो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो तुम जानते ही होगे कि ज्योमेट्री की वो ब्रांच जिसमें हम लोग ऐसे फिगर को स्टडी करते हैं जिनके फॉर्मेशन के लिए 3 डायमेंशन की नीड होती है, जैसे कि क्यूबॉइड है, क्यूब है ना। ऐसे डायग्राम्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको जब हम एक प्लेन सरफेस पर रखें तो वो सरफेस को कंप्लीटली टच ना करें, सरफेस से ऊपर की तरफ उभर कर बने, तो ऐसे फिगर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? 3 डायमेंशनल फिगर। जैसे क्यूबॉइड है ना। क्यूबॉइड में एग्जाम्पल के लिए आपकी बुक है, अगर आप बुक को देखेंगे तो वो सरफेस को लेवल करके नहीं आएगी, तो बुक में 3 डायमेंशन हो गई, लेंथ, विड्थ और हाइट। ऐसे ये रूम है, क्यूबॉइड शेप है, इसमें लेंथ है, ये विड्थ है और इसमें हाइट है। तो ऐसे फिगर्स को स्टडी करने के लिए हम लोग किसको, कौन सी ब्रांच को पढ़ते हैं? 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में क्या होता है कि 3 डायमेंशन होने की वजह से एक्सिस भी कितने रिक्वायर्ड होते हैं? 3 एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इसमें कोऑर्डिनेट प्लेन्स होते हैं। कोऑर्डिनेट प्लेन कौन कौन से होते हैं? एक्स वाई प्लेन होता है, वाई जेड प्लेन होता है, जेड एक्स प्लेन होता है। प्लेन और भी होंगे, इनके नेगेटिव एक्सिस भी होंगे और इसमें भी नेगेटिव एक्सिस को लेके प्लेन बनेंगे। ठीक है, तो अब इस डायग्राम को देखो, यहां पर एक 3D एक्सिस को दिखाया गया है। अगर आप देखोगे तो यहां से देखें ऊपर से ऐसे, तो ऊपर से ये फर्स्ट हो गया, ये जो ऐसे जा रहा है ना, ये क्या है? फर्स्ट पार्ट। ये क्या हो गया? सेकंड पार्ट। ये पीछे वाला थर्ड और ये फोर्थ। ऐसे 4 हो गए, 4 ऊपर और 4 ही नीचे है। टोटल कितने हो गए? 8 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं। जब भी हम एक्स, वाई और जेड एक्सिस लेते हैं तो वो 3 लाइंस बनेंगी, एक्स एक्सिस की, वाई एक्सिस की और उसमें एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव वाई, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव जेड, एक नेगेटिव। तो जब ये 3 लाइंस के बीच में हम लोग प्लेन चेक करेंगे तो कितने प्लेन बनेंगे? 8। और जैसे एक्स और वाई प्लेन में क्वाड्रेंट्स होते थे, ऐसे इसमें कितने होते हैं? ऑक्टेंट। तो कितने ऑक्टेंट होते हैं इसमें? 8। ठीक है। दूसरी चीज है साइन। यहां पे ये साइन के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिंपल तरीका है साइन का। जो एक्स, वाई और जेड एक्सिस से जो भी क्वाड्रेंट बनेंगे, जहां एक्स आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, जहां एक्स डैश आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, जिसमें वाई आएगा वाई पॉजिटिव हो जाएगा, वाई डैश आएगा तो नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल इसको देखें, सबसे पहले फर्स्ट वाले को, तो इसमें ये प्लस एक्स, वाई और ये जेड, तो इसमें तीनों कोऑर्डिनेट्स क्या है? पॉजिटिव। इधर देखो, इसमें ये एक्स है और ये जेड है और वाई क्या है इसका? ये वाई है, ये क्या है? नेगेटिव वाई। तो देखो प्लस माइनस प्लस। ठीक है, इस तरह से इनके कोऑर्डिनेट समझ में आ रहे हैं। तो ये ऑक्टेंट के कोऑर्डिनेट है यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 1 2, पीछे वाला इसमें लिखा नहीं है 3 और ये 4, एक लिखा नहीं है इसमें। तो साइन समझ में आ गए? जैसे सारे प्लस, एक सारे माइनस वाला नहीं लिखा है इसमें पीछे, क्योंकि वो शो नहीं हो पा रहा ना, इसलिए। जैसे ये सामने वाला दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, तो तीनों पीछे वाले क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। ठीक, आ गया समझ में? साइन समझ में आ गए? जहां एक्स वाई जेड है प्लस प्लस प्लस, एक्स वाई डैश जेड प्लस माइनस प्लस, एक्स डैश वाई जेड माइनस प्लस प्लस। सिंपल है, ऐसे कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अब आते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स।
डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट को और क्या कहते हैं? इसको डिस्टेंस फॉर्मूला भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा, जैसे ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं जिनको हम एक्स वाई और जेड एक्सिस बोलते हैं, और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन होता है। अब मान लीजिए कहीं भी 2 पॉइंट है इस प्लेन में, और इन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको दिए जा रहे हैं x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। अगर हमें इसकी लेंथ निकालनी है ना लाइन सेगमेंट की, या हमको ये डिस्टेंस निकालना है पी क्यू, इसमें ए बी है तो मैं ए बी कर लेता हूं। तो ए बी डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर के अंदर आप चाहे x2 माइनस x1 करो या x1 माइनस, वो स्क्वायर होने के बाद आना तो पॉजिटिव ही है, पर हम एक पैटर्न बना लेते हैं। तो हमने पैटर्न क्या बना लिया है कि अगर हम ए बी निकालेंगे ना डिस्टेंस, तो ए बी के लिए क्या करेंगे, बी के कोऑर्डिनेट में से ए के सेकंड वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट में से फर्स्ट के कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, तो ये फॉर्मूला बनकर आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। आ गया समझ में? इस फॉर्मूले से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, किसी ट्राइंगल की साइड की लेंथ निकाल सकते हैं, 2 पॉइंट का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, लाइन सेगमेंट की लेंथ निकाल सकते हैं, बस कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? डायरेक्शन कोसाइन या डीसीएस ऑफ अ लाइन। वेक्टर के तो पढ़ा दिए मैंने, जैसे डीसीएस वेक्टर के होते हैं सेम लाइन के होते हैं। होता क्या है? होता ये है कि जैसे ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन है, अब एक लाइन सेगमेंट है कोई भी ओपी, और इस लाइन ने एक्स एक्सिस से एंगल बना लिया अल्फा, वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से गामा, तो वहां पे ये आर वेक्टर हो जाता था। यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट है, वो भी लेंथ, तो ये लाइन के डीसीएस किससे रिप्रेजेंट होते हैं? एल से। और लाइन ने एंगल अगर अल्फा बीटा गामा बनाए तो एल का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस अल्फा, एम का कॉस बीटा और एन का कॉस गामा। तो डीसीएस ऑफ लाइन और डीसीएस ऑफ वेक्टर सेम ही है, एल इक्वल कॉस अल्फा, एम इक्वल कॉस बीटा, एन इक्वल टू कॉस गामा। ये कुछ प्रॉपर्टी है डायरेक्शन कोसाइंस की। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि द वैल्यू ऑफ डीसीएस ऑफ अ लाइन आर यूनिक। जो डीसीएस की वैल्यू है वो चेंज नहीं होती है, जो है वही रहेंगी। ये नहीं है कि कुछ भी मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके चेंज कर दिया, यूनिक रहती है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डीसीएस ऑफ अ लाइन इज इक्वल टू 1। तो इससे रिजल्ट क्या बना? डीसीएस क्या क्या है? एलिमेंट, एलिमेंट डीसीएस है तो क्या होगा? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। और एल की जगह क्या रख सकते हैं? कॉस अल्फा एम की जगह और एन की जगह कॉस गामा। तो यही रिजल्ट क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। यहां पर देखें, अगर कोई लाइन ओपी है और उसके डीसीएस है एलिमेंट, तो अगर इसका डायरेक्शन रिवर्स करके ओपी को क्या कर दें? पीओ, तो डीसीएस में भी क्या होंगे? साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस एल माइनस एम माइनस। अगली हेडिंग क्या है? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन। देखो इसको याद रखना, यहाँ पे एलिमेंट डीसीएस है और एबीसी इनके साथ क्या है? इक्वल रेशियो में। जब रेशियो में इक्वल, जब कोई रेशियो इक्वल होते हैं तो हम क्या बोलते हैं उन वैल्यूज को? प्रोपोर्शनल वैल्यू।
तो यहाँ पर LMN के प्रोपोर्शनल कौन है, ABC। तो एक यहाँ पे फॉर्मूला बनकर आया कि वो क्वांटिटी जो DCS के प्रोपोर्शनल होती है उनको क्या कहते हैं, DRS, और DRS को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल ABC से। A set of three number which are proportional to the direction cosines of a line is called the direction ratio। ठीक है, और डायरेक्शन रेशियो को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ABC से। अगला है प्रॉपर्टी क्या होती है DRS की। जैसा कि इसके नाम में रेशियो लगा है तो 2 4 6 को 1 2 3 भी लिख सकते हैं और 3 6 9 भी लिख सकते हैं। जैसे DRS 1 2 3 है तो ये 2 4 6 3 6, तो ये रेशियो में तो यही आ रहे हैं ना। तो ये रेशियो में होने की वजह से इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, यूनिक नहीं होती है। यहाँ पे क्या लिखा है, DRS ऑफ ए लाइन आर नॉट यूनिक, जबकि DCS यूनिक होता है। LMN के लिए स्क्वायर का सम 1 होता है, ABC के लिए नहीं होता है। L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1, लेकिन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1। यहां पे यही वाली बात बताइए कि अगर एक लाइन है उसके DRS क्या है, ABC, तो K का इंटू कर देंगे तो वो भी क्या होंगे, उसी लाइन के DRS। K कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव। नंबर 4 में क्या लिखा है, डायरेक्शन रेशियो जो लाइन के होते हैं ना उनको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन एट द कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बोलते हैं। प्रोजेक्शन अभी मैं इस फॉर्मूले से तो मैं समझा रहा हूं, यहां से देखो। जैसे ये हमने कोई एक लाइन ले ली है, यहां पे ऐसे ले ली एक लाइन PQ। अब P के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 z1 और Q के हैं x2 y2 z। अगर हम ये P से परपेंडिकुलर डालें, P है, और Q से भी परपेंडिकुलर डालें, तो ये परपेंडिकुलर जो लेंथ कट करते हैं ना y एक्सिस पे, ऐसे ही x एक्सिस पे और ऐसे ही z एक्सिस पे, इस लेंथ को ही कहते हैं प्रोजेक्शन। तो अगर हम देखें तो ये OM का डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे, y1। क्यों, इसका ये कोऑर्डिनेट कितना है y एक्सिस का, y1, तो ये परपेंडिकुलर कट करेगा, उसकी लेंथ y एक्सिस पे क्या होगी, y1। और ये O से लेके N तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, y2। तो फिर MN कितना बचा, ये y1 है ये y2 है, तो MN कितना हुआ यहाँ पे, MN की वैल्यू क्या हो गई, y2 माइनस, समझ गए। तो ऐसे ही x एक्सिस पे प्रोजेक्शन लेंगे तो वो क्या होगा, x2 माइनस x1, और z एक्सिस पे प्रोजेक्शन मिलेगा वो क्या होगा, z2 माइनस z1। तो ये जो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 है, वही किसकी वैल्यू है, DRS, क्योंकि DRS ही क्या है, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ही क्या है, DRS। तो दोनों में से किसी को भी x2 माइनस x1 कह लो। तो DRS या प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या हो गया, A इक्वल टू x2 माइनस x1, B इक्वल टू y2 माइनस y1 और C इक्वल टू z2 माइनस z। अब जरा ये डिस्टेंस फॉर्मूला देखो जो अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया था। अगर इस डिस्टेंस फॉर्मूले में x2 माइनस x1 की जगह A, y2 माइनस y1 की जगह B और z2 माइनस z1 की जगह C रख लें, तो ये AB का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C। तो ये अगर DRS दिए जा रहे हैं और लेंथ निकालनी है लाइन की, तो फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस, ये तो होता ही है लेंथ का, ये DRS के टर्म्स में। ये रिलेशन बिटवीन DRS एंड DCS, DRS मतलब ABC, DCS LMN।
तो एबीसी और एलएमएन में क्या रिलेशन होता है वो यहां पे बना के दिखाया गया है। ये वाला फॉर्मूला सब याद कर लेना। एल इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और एन इक्वल टू प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। ये आता कैसे है? ये प्रोपोर्शनल तो होते ही है एलएमएन एबीसी। अब ये रूल्स ऑफ प्रोपोर्शनल से रूट के अंदर इसका स्क्वायर और एडिंग कर दिया है, स्क्वायरिंग और एडिंग। ये वैल्यू ऊपर वाली 1 होती है लेकिन नीचे वाली 1 नहीं होती है, तो इसकी जगह 1 आ गया। इसकी जगह 1 आ गया तो एल की वैल्यू निकालोगे तो ए इधर चला जाएगा, तो ये आ गया एल। एम निकालना है तो बी 1 में मल्टीप्लाई हो गया, एन निकालना है तो सी 1 में। ऐसे बने फॉर्मूले। और ये जो सम ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट में सिग्मा ए स्क्वायर। तो ये भी एक शॉर्ट फॉर्म है। एक बार ये ऑब्जेक्टिव में पूछा था कि डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला कौन सा होता है। ऑप्शन में ये नहीं दिए थे, उसकी जगह क्या दिए थे? ये सिग्मा में। तो इसको भी ध्यान रखें। ये तो पढ़ चुके हैं ना हम लोग वेक्टर के, कि नहीं बताए? वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस हाँ बता दिए ना। जैसे ओपी वेक्टर है, वो तीनों एक्सिस से अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा है, तो ओपी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस एल इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इक्वल टू कॉस बीटा और एन इक्वल टू कॉस गामा। फिर से समझ लो एक बार, ये प्रॉपर्टी हो गई। ये डी आर ये लाइन के लिए भी होती है और ये वेक्टर के लिए भी होती है। ठीक है, समझ गए ना? ये यहां पे भी देख लो, ओपी वेक्टर के डीसीएस क्या है? एलएमएन। तो पीओ वेक्टर के माइनस एल माइनस एम माइनस, सेम कंडीशन है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर, द क्वांटिटी विच आर प्रोपोर्शनल टू डीसीएस आर कॉल्ड द डीआरएस ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर है तो वेक्टर यूज करना, लाइन है तो लाइन। हाँ, ये जरूर समझ लें कि अगर कोई भी वेक्टर है जो 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है तो आप उसके डीआरएस कैसे निकालेंगे। जैसे ये मैंने एक वेक्टर ले लिया और ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, बी के हैं x2 y2 z2। अब इसके हमको निकालना है डीआरएस। तो ए बी वेक्टर कैसे आएगा? ए बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा? ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। बी का पोजीशन वेक्टर ओ बी वेक्टर क्या होगा? x2i प्लस y2j प्लस z2 के। ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? x1i प्लस y1j प्लस, और माइनस करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। अब आई कैप साथ में लेके कॉमन, जे कैप कॉमन और के कैप, तो ए बी वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई? x2 माइनस x1 इंटू आई कैप, y2 माइनस y1 इंटू जे कैप, z2 माइनस z1 इंटू, तो ये x2 माइनस x1 ए नहीं होता है, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो कोई भी वेक्टर जब 2 पॉइंट को ज्वाइन करेगा तो उसमें जो आई जे और के कोफिशिएंट है वही क्या है? उसके डीआरएस। यहां पे एबीसी क्या है? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी वेक्टर। ठीक है, आया समझ में? ये समझ में आ गई? क्या है वेक्टर इक्वेशन? आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर। जो लैम्डा के साथ नहीं है वो कौन है? पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। और जो लैम्डा के साथ है वो कौन है? डीआरएस का वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, बी वेक्टर। ठीक है, और लैम्डा क्या है यहां पे? एनी कांस्टेंट। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट ऑन अ लाइन।
अगर कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको एक लाइन पर पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है, तो आप उस लाइन की इक्वेशन को क्या करेंगे, आर लेट कर लेंगे। जब इसको आर लेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ए आर प्लस एक्स वन। जब इसको आर लेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, बोलो, पढ़ो ना, ये पढ़ना नहीं आ रहा है। हाँ, बी आर प्लस वाई वन, और जेड की वैल्यू सी आर प्लस। तो ये जो एक्स वाई जेड है वही क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन द लाइन। यहां ए बी सी में है और यहां पे एल एम एन में। ज्यादातर हम ए बी सी वाला ही लेंगे। हाँ, अब आ जाइए, ये दोनों इक्वेशन देख लो। जैसे तुमने अभी 2 इक्वेशंस देखी, कौन कौन सी, 1 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म। ऐसे ही अब तुम क्या देख रहे हो, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट और वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट। दोनों में क्या डिफरेंस है, यहां पे ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, ये कोऑर्डिनेट के ही ये क्या बन गए हैं, अरे मानेंगे नहीं। वेक्टर लाइन का होता है, पोजीशन वेक्टर पॉइंट्स का होता है। तो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों यहां पे क्या है, पोजीशन वेक्टर। तो कार्टेशियन इक्वेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। और वेक्टर इक्वेशन के लिए आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस, वहां पर बी वेक्टर पैरेलल वेक्टर था, यहां पर बी वेक्टर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, इसलिए दोनों में x1i y1j z1 के x2i y2j z2। कंफ्यूज मत हो जाना, कई बार वो उसको पूछेंगे 1 पॉइंट वाला और तुम ये लगा दोगे, कभी 2 पॉइंट वाला पूछेंगे और तुम 1 पॉइंट, मिक्स मत कर देना। नेक्स्ट, ये वही है अभी बताए थोड़ी देर पहले, कॉस थीटा डीआरएस में, कॉस थीटा डीसीएस में। इसमें ये A1 B1 C1 और A2 B2 C2 लाइन के फर्स्ट और सेकंड लाइन के डीआरएस है, और इसमें डीसीएस याद कर लेना। लेकिन अब ये जो इससे पहले था वो क्या थी, कार्टेशियन फॉर्म, और यहां पे जो एंगल है वो किस फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म। तो एंगल बनेगा 2 लाइन में, तो 2 लाइंस में इक्वेशन में क्या हो जाएगा, a प्लस लैम्डा बी की जगह a1 प्लस लैम्डा b1 और a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b2 वेक्टर। अच्छा, r1 r2 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी ज्योमेट्रिकल कर्व है और उसकी जो वेक्टर इक्वेशन है, तो आर वेक्टर उसकी पहचान है, उसकी इक्वेशन में आर वेक्टर होना ही चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, कार्टेशियन फॉर्म में, कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो लाइन की, अब कोई भी सर्कल या कोई भी पैराबोला या कोई भी कर्व की इक्वेशन एक्स वाई में होती है कि नहीं, एक्स वाई और जेड में भी होती है। तो कार्टेशियन फॉर्म की पहचान कौन है, एक्स वाई जेड, और यहां पे एक्स वाई जेड का काम कौन कर रहा है, आर वेक्टर, आर वेक्टर कर रहा है। अगर तुम इस आर वेक्टर की जगह एक्स आई वाई जे और जेड के रख दोगे और ये वैल्यू रख दोगे A1 B1 की, ये वाली वैल्यू, ये वाली, तो ये इक्वेशन बन के आ जाएगी ऐसे, ठीक है। हाँ, तो फॉर्मूला एंगल का समझ में आ गया। अच्छा, ये फॉर्मूले में कई बार स्टूडेंट A1 A2 में बना देता है, पर फॉर्मूला किस में, B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर अपॉन में दोनों वेक्टर का मॉड्यूलस। तो तुम कैसे ध्यान रखोगे, मैंने कहा ना, एंगल, पैरेलल और परपेंडिकुलर के फॉर्मूले हमेशा किस में बनेंगे, डीआरएस में। तो यहां पे डीआरएस के वेक्टर कौन है, A1 A2 या B1 B2, B1 B2। A1 A2 क्या है, पॉइंट के पोजीशन वेक्टर,
और B1 B2 क्या है? पैरेलल वेक्टर। B1 और B2 यहां पे पैरेलल वेक्टर या DRS के वेक्टर, तो इसलिए ये फॉर्मूला किस में बना है? B1 B2। वही पैरेलल का बताया था ना, रेशियो इक्वल होता है DRS में भी और DCS में भी। और परपेंडिकुलर के लिए क्या बताया था? प्रोडक्ट नहीं बताया? परपेंडिकुलर के लिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। ये वेक्टर में लाइन पैरेलल कब होंगी? अरे तुमको ऐसी लाइन दी जाएंगी ना, दोनों लाइन से तुमको इससे 4 वैल्यूज मिलेंगी। कौन कौन सी? A1 वेक्टर, B1 वेक्टर, A2 वेक्टर। अब अगर इन 4 वैल्यू को निकाल के एंगल निकालना है तो ये फॉर्मूला लगा दो। पैरेलल करना है तो B1 क्रॉस B2 निकालो, वो क्या आएगा? O वेक्टर। या फिर एक और कंडीशन है पैरेलल की पुरानी वाली, A वेक्टर इक्वल टू लैम्डा B वेक्टर, याद है? तो यहाँ पे B1 वेक्टर अगर B2 के टर्म्स में आ जाए या फिर B2 B1 के टर्म्स में, तो वो कैसी हो जाएंगी? लाइंस पैरेलल। और परपेंडिकुलर के लिए डॉट जीरो। तो ये A1 A2 में क्यों नहीं आया? B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर क्यों है 0? DRS के वेक्टर है B1 B2, इसलिए। और ये तो पता है ना परपेंडिकुलर के लिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0, वो DRS में और ये DC। ये फॉर्मूला कोप्लेनर की कंडीशन है। वैसे कोप्लेनर का कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आता है तो हम क्या करेंगे? ये दोनों लाइन तुमको दी जाएंगी कार्टेशियन फॉर्म में, इससे तुमको 4 वैल्यू मिलेंगी, x1 y1 z1 l1 m1 n1। यहां पे x2 y2 z2 l2 m2 n2। फर्स्ट लाइन के पॉइंट और DCS, सेकेंड लाइन के पॉइंट और DCS मिल जाए तो कोप्लेनर के लिए फॉर्मूला क्या होगा? डिटर्मिनेंट में x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 l1 m1 n1 l2 m2 n2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो वो क्या हो जाएंगी? कोप्लेनर। अगर यही कोप्लेनर वेक्टर के लिए आ गया तो वेक्टर के लिए भी दोनों लाइन को कंपेयर कराओगे वेक्टर फॉर्म से, और कितनी वैल्यू निकालोगे? 4 वैल्यूज। कौन कौन सी? A1 वेक्टर, B1 वेक्टर, A2 वेक्टर। और अगर A2 माइनस A1 का डॉट B1 क्रॉस क्या आ जाए तो लाइन कैसी होंगी? कोप्लेनर। कौन सी होती है कोप्लेनर लाइन? जो एक ही प्लेन में लाइन लाई करती है। जैसे मैं यहाँ पे इस प्लेन में कितनी भी लाइन खींचू, सब क्या है? कोप्लेनर। और 2 इधर खींच दूं, 1 इधर खींच दूं, तो ये नॉन कोप्लेनर। मैंने बताया ना कि जैसे लाइन की एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 4, और एक इक्वेशन कोई भी ऐसे है, तो ये दोनों इक्वेशन x और y में है। तो अब तुम कहोगे सर इस इक्वेशन में भी एक्स वाई आ रहा है, इसमें भी एक्स वाई आ रहा है, तो कोफिशिएंट तो अलग अलग है, तो लाइन अलग हो गई। ऐसे ही वेक्टर में होता है। दोनों आर वेक्टर की वैल्यू क्या है? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड। लेकिन A1 B1 और A2 B2 यहां पे क्या है? अलग अलग। तो ये इक्वेशन को डिफरेंट करते हैं, आर वेक्टर नहीं करता है। आर वेक्टर हर इक्वेशन में आएगा, आर की जगह कोई और नहीं लेना। ये देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन के लिए एक बार फिर से लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन क्या है? दी गई है। इससे तुमको वैल्यू मिलेंगी किस किस की? x1 y1 z1 पॉइंट, l1 m1 n1 DCS। ऐसे लाइन 2 के पॉइंट और लाइन 2 के DC। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर निकालना है
तो ये तो कोप्लेनर वाला फॉर्मूला है पूरा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, L1 m1 n1 और L2 m2 n2 डिवाइडेड बाय Lm माइनस Lm का होल स्क्वायर प्लस साइक्लिक ऑर्डर में Mn माइनस Mn का होल स्क्वायर प्लस Nl माइनस Nl, और ऐसे लिख के क्या लगा दो 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, बन गया फॉर्मूला। तो ये कोप्लेनर का है, और कोप्लेनर में ये अंडर रूट वाली वैल्यू का डिवाइड कर दें तो ये किसका हो गया, शॉर्टेज डिस्टेंस। ये वेक्टर फॉर्म के लिए शॉर्टेज डिस्टेंस है। फिर वही काम होगा, तुम्हें 2 लाइंस दी जाएंगी, दोनों लाइन से तुमको 4 वैल्यू मिलेंगी। कौन कौन सी, a1 वेक्टर, b1 वेक्टर, a2 वेक्टर। अब अगर तुमको ये फॉर्मूला याद है, ये स्क्यू लाइंस जानते हो, यहां पे स्क्यू लाइंस कौन सी होती है, नॉन पैरेलल और नॉन इंटरसेक्टिंग। स्क्यू लाइंस मतलब ना तो पैरेलल है, नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्ट, ना तो पैरेलल है ना इंटरसेक्ट कर रही है, उनके बीच का डिस्टेंस है ये। ऐसे होगा नॉन पैरेलल और नॉन इंटरसेक्टिंग, ऐसे होगा कि एक इस प्लेन में एक इस प्लेन में, तो दोनों पैरेलल भी नहीं है और दोनों इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही हैं। तो उसका डिस्टेंस का फॉर्मूला है मॉड्यूलस में a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन में b1 क्रॉस b2 का मॉड्यूल। ये फॉर्मूला किसके लिए, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। जैसे किसी प्लेन में 2 पैरेलल लाइन हैं, तो अगर पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, मॉड्यूलस में a2 माइनस a1 क्रॉस b वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ b वेक्टर। इसमें क्या होगा, एक बात समझ लो तुम, ये b1 दोनों पैरेलल होंगी ना, तो यहां पे b1 इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा b2। तो b1 इक्वल लैम्डा b2 का मतलब है कि अगर b1 की वैल्यू 2i प्लस 3j प्लस 6k है, तो b2 की वैल्यू इसी के मल्टीपल में कुछ आएगी, 4i प्लस 6j प्लस। अब प्रॉब्लम पता है क्या आ रही है कि ये b वेक्टर कहां है, इधर कहीं दिख ही नहीं रहा। तो ये b वेक्टर इन दोनों में जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी वही होगा। बताओ b1 वेक्टर सिंपल फॉर्म है या b2 वेक्टर है, तो ये b1 वेक्टर ही यहां पे कौन हो जाएगा, b1। आ रही है बात समझ में, ये किसके लिए है, पैरेलल लाइन के लिए। फॉर्मूला क्या है, मॉड्यूलस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्रॉस b वेक्टर अपॉन में b वेक्टर का मॉड्यूलस। तो ये किसके डिस्टेंस का फॉर्मूला है, पैरेलल लाइन। और ये वाली स्क्यू लाइंस कौन सी होती हैं, नॉन पैरेलल नॉन इंटर। फॉर्मूला क्या है, मॉड्यूलस में a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन में b1 क्रॉस b2 का मॉड्यूल। ठीक है, फॉर्मूले ये कंप्लीट हो गए, समझ आ गए।